तो दोस्तों कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। आज से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज कवर करेंगे। क्वेश्चंस को इस तरह से समझेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो भी रिवाइज हो सके और उससे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो वन बाय वन हम लोग ऐसे ही एक एक टॉपिक का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको हम लोग किस तरह से हल करना है। क्लियर है इतना? ओके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पाचन तंत्र। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है? कहने का मतलब है अगर बच्चों के अंदर यानी छोटे बच्चों के अंदर उस पदार्थ की कमी हो जाए तो काफ़ी सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि यह पदार्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट याद रखना, ऑप्शन में चलते हैं। प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, वसा यानी फैट हो गया, मिल्क हो गया। तो देखो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम, क्योंकि प्रोटीन की कमी से हमको पता है काफ़ी ज़्यादा डिजीज होती है। तो मोस्टली 2 रोग ऐसे हैं जो आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से होने वाले। एक होता है क्वाशियोकर और दूसरा जो रोग है वो है मेरेस्मस। तो सीधा सीधा भी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो या तो ऑप्शन में आपको क्वाशियोकर मिलेगा या फिर मेरेस्मस मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ से? ओके। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा है? ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमको कुछ पोषक पदार्थ दे रखे हैं और कॉलम सेकंड के अंदर उनके अभाव के कारण होने वाले रोग दे रखे हैं। तो हमको इनका मैच करवाना है। ठीक है, ध्यान से समझना। सूची 1 जिसमें पहला जो दे रखा वो आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है बच्चों? याद रखना, गलगंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर के अंदर क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो ए के अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड वाला। तो ए वाले के अंदर थर्ड वाले 2 और ये 3 ऑप्शन इसमें मैच हो रहे हैं। सेकंड बात करते हैं आयरन। आयरन जो होता है इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्ता अल्पता बोलते हैं। नॉर्मल एनीमिया की बात कर रही है। ठीक है, रक्ता अल्पता बोलते हैं। थर्ड है नियासिन। नियासिन यानी ये कौन सा विटामिन का केमिकल नेम है बच्चों? याद रखना, ये है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग को हम लोग बोलते हैं 4D डिजीज भी बोलते हैं। 4D डिजीज का मतलब क्या हो गया? 4 ऐसे डी है, चारों का अलग अलग मतलब है। डी का मतलब होता है डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, एटलीस्ट डेथ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 4D डिजीज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं डी वाला ऑप्शन, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमीन। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है परनीसियस एनीमिया। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रणाशी रक्ताल्पता, परनीसियस एनीमिया। ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें RBC न्यूक्लिएटेड होती है, जिसके अंदर RBC में भी क्या होता है बच्चों? केंद्रक पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो ऐसा रोग कौन सा होता है? प्रणाशीय रक्ताल्पता, जिसको हिंदी में परनीसियस एनीमिया हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर मैच करते हैं, ध्यान से समझना। ए में थर्ड आ रहा है तो 3 ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ओके। आयरन के अंदर रक्ताल्पता 1 आ रहा है तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। नियासिन, ठीक है, पेलेग्रा 4, तो पेलेग्रा 4 इसमें आ रहा है। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला ऑप्शन राइट आंसर इसका हो गया। तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? यानी ऐसा पदार्थ जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है।
ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार वनडे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखना है। फैट, वसा से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑब्वियसली होती है। पानी से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, याद रखना। पानी जो हम पीते हैं उससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो कहने का मतलब जीभ के अंदर बात करते हैं हम, हर एक प्रकार के जो स्वाद होते हैं उनकी बात करते हैं। ये हमारी जीभ है और इसके ऊपर प्रेजेंट है टेस्ट बड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जीभ के जो आगे वाला हिस्सा होता है वहां पर हमको फील होता है, याद रखना, मीठे का। किसका फील होता है? मीठे का। इसके जस्ट पास वाले भाग जो होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पर हमको फील होता है नमकीन का। ओके। लेटरल साइड, पार्श्व जो जगह होती है हमारे जीभ की, वहां पर हमको अनुभव होता है खट्टे का। और पीछे की साइड, हमारे जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पिछला भाग जो होता है, वहां पर हमको फील होता है किस चीज का? कड़वाहट का। अब इस चीज को याद कैसे करें वो देखना। बचपन में आप चीनी खाते थे तो आप हाथ में लेके जीभ के आगे वाले हिस्से से टच करते थे, स्वाद आता था मीठा वाला। नमक को भी आप ऐसे टेस्ट करते हो, हाथ में लेके हल्का सा आगे वाले टिप के ऊपर लगाते हो, आपको पता चल जाता है कि नमक है कि नहीं है। खट्टापन, जैसे भी आप कोई चीज़ ऐसे खाते हो जो खट्टी होती है तो आपके जो लेटरल वाले जो दांत होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं, पार्श्व के अंदर जो दांत होते हैं वो खट्टे होते आते हैं। तो खट्टेपन का जो अनुभव है वो कहाँ पर आएगा? जीभ के पार्श्व हिस्से की तरफ। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कड़वाहट की बात करें तो जब आप टैबलेट लेते हो तो आपका गला कड़वाहट सा हो जाता है, गले के अंदर क्या हो जाता है? कड़वाहट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है हमको कड़वाहट जो फील होता है वो अपने जीभ के पिछले भाग के अंदर होता है। अगले भाग के अंदर आपको पता चल गया मीठे का होता है। किनारे पर यानी लेटरल साइड के अंदर बात करें, पार्श्व के अंदर बात करें तो वहां पे किसका होता है? याद रखना, खट्टेपन का। मध्य भाग यानी कि आगे वाले भाग के जस्ट पीछे की बात करें तो नमकीन का। और पिछला भाग जो होता है उसके अंदर होता है कड़वाहट का। तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। तो किसकी कमी हो रही है? साफ साफ दिख रहा है ये तो, जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मानव शरीर की बात कर रहा है, मानव शरीर की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा है। अगर एनवायरनमेंट की बात करता तो नाइट्रोजन हमको पता है, लेकिन मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। एक नंबर पे आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद है आयरन और सबसे कम है नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है नाइट्रोजन, तो जिसको हमारा शरीर बॉडी से बाहर रिलीज करता रहता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? यानी कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग का मतलब क्या होता है? सपोज करना आप मार्केट में जाते हो तो ऑयल के अंदर एक बार समोसे तलते हैं, उसी ऑयल के अंदर दूसरे दिन भी फ्राई होता है, उसी ऑयल के अंदर तीसरे दिन भी, एज इट इज ऐसा चलता रहता है, ऑयल चेंज नहीं करते वो लोग। तो ये जो ऑयल होता है ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये जहरीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न करने वाले कुछ ऐसे रसायन पैदा कर लेता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो याद रखना, इस प्रकार के ऑयल के अंदर क्या हो जाता है? कैंसर जनित पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोपायरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बेंजोपायरिन हम इसको बोलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आप फ्रेश तेल के अंदर ही बना हुआ पदार्थ खाएं,
या फिर आप अपने घर के अंदर ही पकवान को बनाएं, जो भी आप जंक फूड, जो भी आप फास्ट फूड बनाना चाहते हो, क्योंकि घर के अंदर आपको पता है एक बार हम लोग तेल का यूज करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर उसी तेल का बार बार यूज किया जाता है और वो गाढ़ा सा हो जाता है, वो तेल हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। गहरे तले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो, तले हुए जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर किस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ज़्यादा मात्रा में याद रखना ऐसे पदार्थ जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, उनके अंदर क्या प्रचुरता देखने को मिलती है, वहाँ पर फैट, वसा की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक कैंसरजेनस होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं जो तले हुए रहते हैं, बार बार उसी पदार्थ के अंदर हम लोग तलते हैं उसको, तो उससे क्या हो जाता है, कैंसरजेनस पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो याद रखना, फैट, वसा की जो मात्रा होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है क्वेश्चन? ओके। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कौन इसको कन्वर्ट करता है C2H5OH के अंदर? C2H5OH को हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एथिल अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो जाइमेज जो एंजाइम होता है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। इन्वर्टेज एंजाइम की बात करें तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम जो होता है वो याद रखना माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, और सेलुलोज एंजाइम जो होता है वो सेलुलोज का पाचन करता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया एंजाइम्स वाला। एंजाइम प्राय होते हैं। एंजाइम प्राय किसके बने होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, और आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। डाइस्टेज एंजाइम का सोर्स। देखो बच्चों, डाइस्टेज एंजाइम जो होता है मोस्टली किस में होता है? ये माल्ट वगैरह हो गया, बाजरा, बार्ली वगैरह हो गया, इनके अंदर पाया जाता है। बट हमारे बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? लार ग्रंथि के द्वारा निकलता है। सेलेवरी जो ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि जो होती है, वहां से डाइस्टेज एंजाइम निकलता है, और ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में वसा यानी फैट कहां पर जमा होती है? अब मानव शरीर के अंदर वसा जो होती है, फैट जो होती है, वो कहां पर जमा होती है? अधिचर्म की बात करें, जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं, ठीक है। यकृत की बात करें, अधिचर्म समझ गए ना, एपिडर्मिस वाली आपकी जो त्वचा होती है उसकी बात करें। यकृत यानी कि लीवर, किडनी हो गया, या फिर वसीय उत्तक जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, वसीय उत्तक बोलते हैं। तो वसा का जमाव जो होता है वो हमारे वसीय उत्तक के अंदर होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। क्लियर हो गया इतना? ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? हमको पूछा दूसरा सबसे बड़ा तत्व पूछा है। तो देखो, पहला सबसे बड़ा तत्व होता है पानी। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है दूध में? पानी। अब पूछा दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, वो होता है फैट, वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप आंसर टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है? देखो, प्रोटीन जो होता है उसको तोड़कर पेप्टोन्स के अंदर, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है? तो बच्चों याद रखना, जो एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है वो है पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन। और पेप्सिन जो एंजाइम होता है, याद रखना, ये प्रोपेप्सिन की फॉर्म में रहता है। और इसको एक्टिव कौन करता है? याद रखना, HCl जो होता है वो प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव करता है। यही जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है और क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये प्रोसेस होती कहां पर है? ये प्रोसेस होती है हमारे आमाशय के अंदर।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। क्योंकि वहां पर मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। माध्यम कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.8 pH का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है वहां पर HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पर स्त्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यहां पर बात हो रही है पैदा करना यानी कि बनना। अब जो बाइल होता है, पीत रस जो होता है वो कहां पर बनता है, याद रखना ये बनता है यकृत के अंदर, लीवर के अंदर बनता है। कहां पर बनता है, ये यकृत यानी लीवर के अंदर बनता है। पैदा होना, ध्यान समझना, बन तो ये लीवर में रहा है लेकिन ये संग्रहित कहां होता है, स्टोरेज इसका कहां पर होता है, याद रखना गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। यहां पर यह संग्रहित होता है। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है, किसमें मतलब कौन से भाग में, कौन से अंग के अंदर संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनना। यूरिया कहां पर बनती है, ध्यान से देखना, जो एमिनो एसिड होते हैं वो टूट कर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। अमोनिया जो होती है वो विषाक्त होती है, विषाक्त यानी कि टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, इसको तुरंत अमोनिया से किस में बदल देता है, यूरिया के अंदर बदल देता है। ठीक है, किस में बदल देता है, यूरिया। तो ये जो चेंजेज होता है, ये जो संश्लेषण होता है, ये कहां पर होता है, हमारे यकृत के अंदर होता है, हमारे लीवर में होता है। कौन से चक्र के द्वारा होता है बच्चों, याद रखना ये होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। यूरिया का जो सूत्र होता है आपने देखा भी होगा, NH2CO NH2 होता है। इसका अणुभार 60 होता है। सबसे पहला कार्बनिक जो यौगिक है वो यूरिया है। वॉलर ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये सारी बातें हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, तो अम्लीयता किसकी विशेषता है, यानी कि एसिडिक मीडियम कहां पर होता है। ए ऑप्शन है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। बक्कल कैविटी की जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 6.8 या फिर 7 से अबाव भी हो जाती है। कभी कभी खाली पेट या फिर हम कुछ खा नहीं होते हैं तो उस टाइम 7 या फिर एवरेज माने तो 6.8 उसकी पीएच होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। जठर यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वहां पर इसकी पीएच होती है 1.8। ठीक है, कितनी पीएच होती है, 1.8, हाईली एसिडिक पीएच होती है। छोटी आंत के अंदर अप्रोक्स होती है 7.4 पीएच होती है। बड़ी आंत के अंदर इसकी पीएच होती है अप्रोक्स 7.6 पीएच होती है। तो आप देख रहे हो, छोटी आंत के अंदर बेसिक मीडियम होता है और बड़ी आंत में भी बेसिक मीडियम होता है। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी और गैस्ट्रिक जूस की बात करें, मुख गुहा और जठर रस की बात करें, तो दोनों का अगर आपको राइट आंसर चूज करना तो ऑब्वियस सी बात है आपको जठर रस को राइट आंसर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम कहां पर है, अपने गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही है। पॉइंट क्लियर हो गया इतना, ओके। किस रीजन से है, तो याद रखना उसका रीजन है क्योंकि यहां पर HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। कौन सी कोशिका HCl स्त्रावित करती है, तो बच्चों याद रखना ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका HCl स्त्राव करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हेपेटाइटिस है। देखो हेपेटाइटिस या फिर हेपेटो जो टर्म्स होता है आप ऐसे याद रखना, हेपेटो जो शब्द होता है वो किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, यकृत के लिए यूज होता है। तो हृदय रोग, फेफड़ों का रोग, जिगर का रोग, वृक्क का रोग, जिगर को हम लोग लीवर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में होता है। आमाशय रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। क्लियर हो गया, तो ये गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा है। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है, अभी मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl अम्ल होता है। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। कौन सी कोशिका स्त्रावित करती है, ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका। तो ये आपको याद रखना कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। पीएच याद रखना हाईली एसिडिक होता है, 1.8 पीएच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन
ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता। प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है भैया। फैट से एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। विटामिन नहीं, विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमको नहीं मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? सी। विटामिन के अलावा एक चीज और होता है, हार्मोन्स। हार्मोन से भी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। दोनों ऑप्शन याद रखना। हो सकता है आपको विटामिन ऑप्शन में दे रखा हो तो विटामिन टिक करना, हो सकता है आपको हार्मोन ऑप्शन में दे रखा हो तो उस टाइम आपको हार्मोन टिक करना है। क्लियर हो गया इतना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, मछलियों के यकृत तेल यानी जो कॉड लिवर ऑयल होता है किसकी प्रचुरता होती है? यानी कौन सा विटामिन आपको मछली के यकृत के तेल में देखने को मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। बच्चों याद रखना, वैसे तो विटामिन ए भी होता है, ठीक है, और विटामिन डी भी होता है, लेकिन मोस्टली अगर इन दोनों में से हमको एक परफेक्ट ऑप्शन चूज करना हो तो याद रखना विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी के अंदर मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता में पाया जाता है विटामिन डी। ऑप्शन को पढ़ना ध्यान से, ठीक है। विटामिन डी जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? कॉड लिवर ऑयल, फिश का जो मछली का यकृत का तेल होता है वहां पर हमको देखने को मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको याद रखना रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो आपको राइट आंसर चूज करना है तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीवर किसका भरपूर सोर्स है? यानी लीवर के अंदर कौन सा चीज हमको ज्यादातर देखने को मिलता है? शर्करा, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन। देखिए लीवर के अंदर याद रखना जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमको स्टोर्ड यानी कि संग्रहित देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लीवर के अंदर वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, तो वो कौन से होता है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्लियर है ना? तो फैट सोल्यूबल विटामिन आपको याद रखना कहाँ पर इनका संग्रहण होता है, कहाँ पर इसका स्टोरेज होता है? हमारे लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रातःकालीन धूप में हमारे शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखो प्रातःकालीन हमारे शरीर में, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक बार, यानी हमारे शरीर के अंदर ही बन रहा है। सिंगल ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी को बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में ये बनता है। किसकी उपस्थिति में? धूप की उपस्थिति के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर होगा? तो इसको मतलब किसी पदार्थ के द्वारा ना प्राप्त करके हम लोग धूप से प्राप्त करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कोई पैसा लगता है ना कुछ और। तो इस विटामिन डी को हम लोग गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं, गरीबों का विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भैया गरीबों का विटामिन कौन सा है तो विटामिन डी, ओके। और धूप से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है तो याद रखना विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता है। नेक्स्ट बात करें तो छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? धोने से मतलब पानी का यूज हो रहा है, यानी ऐसा विटामिन जो जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील हो तो वो घुल के सब्जी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या है? ओनली विटामिन सी है। अब मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ऑप्शन में तो विटामिन बी दे रखा है और एक ऑप्शन में विटामिन सी दे रखा है, उस टाइम हमको विटामिन सी ही करना है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे विटामिन भी है जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाते हैं एज ए फैट सोल्यूबल विटामिन के थ्रू वो बिहेव करते हैं। बट विटामिन सी जो होता है वो कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल विटामिन है और छिली हुई सब्जी को धोने से ये बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस थे
डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नया टॉपिक लाएंगे, उससे रिगार्डिंग हम लोग नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।